खेल की चिंता करनी, खेलने पर ध्यान देना। आज बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत के लोग भी आगे आए हैं ताकि खिलाड़ियों को उसमें सहयोग कर सके। आधारभूत ढांचा यानी कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी लगातार इसमें सुधार हुआ है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। अगर मैं तुलना करके कहूँ कि 2010 से 2016 मात्र 62 प्रोजेक्ट देश में चल रहे थे 300 करोड़ रुपए की लागत से, आज हम 300 के लगभग प्रोजेक्ट चला रहे हैं 3000 करोड़ रुपया खर्च करके। अब स्टेडियम बनेंगे, ट्रैक बनेंगे, हॉकी की फील्ड बनेगी, फुटबॉल की ग्राउंड बनेगी, तब जाकर हमारे खिलाड़ी वहां पर जाकर खेल सकेंगे। युवाओं को अपने इलाके में कोई नया आधारभूत ढांचा देता है तो वहां पर जाने का प्रयास करता है। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अब तक हमने कॉमनवेल्थ गेम में 9 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीतने का काम भी किया है। तो सभी भारतीय खिलाड़ियों को आज तक आपको बहुत बधाई। 120 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी 4x400 रिले टीम ने नया एशियन रिकॉर्ड बनाया है और सिल्वर मेडल जीतने का काम भी भारतीय खिलाड़ियों ने किया है। भरत शेखर, प्रिया मोहन, कपिल और कृपा चौधरी ने एक काम करने का काम किया है। यही नहीं, रूपल चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है 400 मीटर में और पहली इंडियन एथलीट है जिसको 2 मेडल मिले हैं अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। मित्रों, टोक्यो ओलंपिक्स था तो वहां पर भी मीराबाई चानू ने भारत को पहला मेडल जिताने का काम किया। कौन सी गेम थी? मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग। और इस बार हमें कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल किसने जिताया? मीराबाई। तो वेट लिफ्टिंग में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मेडल हम जीते गए। और पिछले कल रेसलर्स ने भी, तो रेसलर्स और वेट लिफ्टिंग ने शानदार हमें मेडल जीतने का काम किया। अब होता क्या था कि खिलाड़ियों के 2 दुविधाएं, एक डोपिंग कोई करता है और पकड़ा जाता है तो उसको खेलों पर प्रतिबंध लग जाता है, खिलाड़ी भाग नहीं ले सकता। तो डोपिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ी देर की तो खुशी होती है कि आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हुई है, लेकिन लंबे समय तक आपके प्रतिबंध लगता है। फिर आपको समाज में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, मीडिया में भी वो सब आता है और आपका जीवन भी तबाह हो जाता है। एक तरह से आप खेलों में कुछ नहीं कर सकते। हमने 2 दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में, पार्लियामेंट में नेशनल एंटी डोपिंग बिल इसको पास करवाया है। दोनों हाउसेज में आम सहमति से वो पास हुआ है। अब हम देश भर में इसकी जागरूकता भी करेंगे। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी हमने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में स्थापित कर दी है। 6000 टेस्ट साल के हम इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम और टेस्टिंग लैब हम खड़ी करेंगे। एक खिलाड़ी अगर डोपिंग करता पाया जाता है, केवल उसका ही जीवन बर्बाद नहीं होता, उसके ऊपर लगे करोड़ों रुपए भी बर्बाद होते हैं और मेडल जीतने वाला एक व्यक्ति, उसका अपना भी करियर बर्बाद हो जाता है। इसलिए डोपिंग से बचाना बहुत जरूरी है। स्कूल से लेकर खिलाड़ियों तक के जागरूकता अभियान चलना चाहिए और उसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे जेम्स में या बहुत सारी दुकानों में आजकल बड़े बड़े डब्बे आपको प्रोटीन पाउडर के पड़े हुए मिलते हैं। उसमें लगता है कि मसल्स इतने बन जाए कि लोगों को लगता है पता नहीं से क्या होने वाला है, परफॉर्मेंस एनहांस होने वाली। लेकिन आपको अपने ऊपर निर्भर कर देते हैं और वो कितने ठीक है कितने गलत है उसकी कोई जानकारी किसी को पता नहीं, क्योंकि उसकी टेस्टिंग ही नहीं। मैंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ स्पोर्ट्स विभाग को, अपने भारत सरकार को कहा है कि आप एग्रीमेंट कीजिए ताकि ये जो प्रोटीन पाउडर बाकी सब सप्लीमेंट्स हैं इसकी जांच हो कि युवाओं के लिए क्या ठीक है या क्या नहीं है और इसकी जानकारी भी उनको दी जाए ताकि हमारे युवा गलत हाथों में ना पड़े।
नहीं तो जिम वाले की आधी दुकान इसी नाम पे चल रही है। आप जाते हो अपने लिए फिजिकल ट्रेनिंग करने, आप डब्बे के शिकार होकर रह जाते हो। फिर उनके कमाई का साधन एक वो भी बन जाता है, सप्लीमेंट जो है वो भी एक कमाई का साधन बन जाता है। तो क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास करें। दूसरा, खिलाड़ी जीत कर आता था तो उसको अपने मेडल के बदले रिवॉर्ड पाना हो। मान लीजिए आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड चाहिए, या आपको अर्जुना अवार्ड चाहिए, या आपको किसी भी अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, या रिवॉर्ड चाहिए, कैश प्राइज आपको चाहिए, तो उन स्कीमों के लिए आप अप्लाई कैसे करते हैं? आप पहले अपनी एसोसिएशन फेडरेशन के पास जाते थे, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी, फिर खेल मंत्रालय, कई बार तो एक साल से 3 साल लग जाते थे, लेकिन खिलाड़ी को पैसा नहीं मिलता था। मैंने सारी प्रक्रिया को बदलकर अब कह दिया है, ऑनलाइन जाके आपको केवल अपना सर्टिफिकेट उस पर डालना है, फॉर्म भरना है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। चंद दिनों के अंदर हम चेक करके आपको खाते में आपके पैसा सीधा ट्रांसफर कर देंगे। और इसमें इस प्रक्रिया को हमने शुरू कर दिया है। उमंग प्लेटफॉर्म पर आपको पैसा भी हो जाता है, उस पर मिल जाता है, बाकी प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं। वेब पोर्टल खेल मंत्रालय ने बना दिया है। यही नहीं, जो खिलाड़ियों के वेलफेयर फंड, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड हमने बनाया, उसके लिए अगर आप चाहें तो वो भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। मित्रों, यही नहीं, शतरंज का नाम सुना है किसी ने? उसको आजकल क्या कहा जाता है? शतरंज भारत में हुई, लेकिन चलते चलते दुनिया भर में जब ये खेल के रूप में आई तो उसका नाम चेस भी हो गया। लेकिन भारत को कभी चेस ओलंपियाड करने का अवसर नहीं मिला। जो दुनिया के देश 3 से 10 साल पहले तय करते हैं कि वो कब अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट करवाएंगे, तो उनको 3 साल कम से कम आयोजन के लिए चाहिए। हमने मात्र 3 महीनों के अंदर चेस ओलंपियाड करना शुरू कर दिया है। आयोजन भारत में हो रहा है। आज तक के सबसे ज्यादा देशों की पार्टिसिपेशन 187 देश खेल रहे हैं, और वो हम लोग महाबलीपुरम तमिलनाडु में टूर्नामेंट को आजकल कर रहे हैं। और उसके लिए जो टॉर्च रिले कभी नहीं चेस ओलंपियाड की होती थी, मैंने फिडे प्रेसिडेंट से बात की और टॉर्च रिले शुरू करने की बात की। हमने दिल्ली से उसकी शुरुआत की, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, टॉर्च रिले की शुरुआत की उन्होंने। चेस ओलंपियाड की ओपनिंग सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री मोदी जी आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है उससे एक मंजूरी करवा ली है कि दुनिया में भविष्य में कहीं पर भी चेस ओलंपियाड होगा, टॉर्च रिले भारत से ही शुरू होगी। दुनिया के किसी ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है खेलों में, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। वुमेन एथलीट्स के लिए हमने कुछ और वुमेन लीग्स करवाने की शुरुआत की। हॉकी की लीग हमने शुरू करवा दी है खेलो इंडिया के अंतर्गत, और इस तरह से हम बाकी बॉक्सिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, आर्चरी और हॉकी की, रेसलिंग, वॉलीबॉल, जूडो, इसमें वुमेन की लीग शुरू करा रहे ताकि बेटियों को आगे आने का अवसर मिले। 23,000 महिला खिलाड़ियों को खेलो इंडिया वुमेन लीग के माध्यम से 9 डिसिप्लिन में खेलने का अवसर मिलेगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी शुरुआत हमने की है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग इम्फाल में बना रहे हैं, मणिपुर में बना रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है। ट्रेडिशनल गेम्स, कोई बताएगा हमारी ट्रेडिशनल गेम्स कौन कौन सी है? खो खो, एक जवाब अब तक ठीक है, मलखम, दूसरा ठीक है, ठीक है, गटका, एक अवार्ड इनको भी दो, पैसा तो गटका, कांता, मलखम, कलारीपट्टू और योगासना भी ट्रेडिशनल, ये 5 ट्रेडिशनल गेम्स को भी खेलो इंडिया गेम्स के साथ जोड़ा गया है। और उसका भी एक बहुत सफल आयोजन पूरे देश में हो रहा है। हमने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड
नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना योगदान खेलों के विकास में देना चाहे तो दे सकता है। इंडिविजुअल भी दे सकता है, इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है, कॉर्पोरेट भी दे सकता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कोई भी देना चाहे, अब ऑनलाइन को हमने पोर्टल बना दिया है। मान लीजिए अलगा जी की कंपनी उसमें फंड में कोई पैसा देना चाहती है, अब इनको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, वहां पर डोनेट करें और इनको 100% इनकम टैक्स की एग्जम्पशन मिल जाएगी और वो पैसा खिलाड़ियों के उत्थान और विकास में उनकी ट्रेनिंग के लिए या फिर पूर्व खिलाड़ियों को एकेडमिक बनाने के लिए भी अवसर देगा। ये भी बहुत बड़ा शुरुआत हमने उसमें की है ताकि सभी लाभ हो। दूसरा, पुराने खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने की शुरुआत की। 1000 सेंटर हम पूरे देश भर में खोल रहे हैं। 590 की अनुमति मिल गई है। इसमें पहली बार सेटअप करने के लिए आपको 5 लाख रुपए मिलता है कि आप अपना लागू ढांचा बना सके और हर साल आपको 5 लाख रुपए मिलता है उस सेंटर को रन करने के लिए। तो उस खिलाड़ी को, पूर्व खिलाड़ी को आय का साधन भी मिल जाता है और स्थानीय खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के अवसर भी मिल जाते हैं। 1000 सेंटर मतलब कि 1000 पूर्व खिलाड़ियों को देश भर में स्वरोजगार के अवसर भी और लाखों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के अवसर भी एक साथ देने की शुरुआत भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कर दी है। मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये बहुत सफल आयोजन देश भर में चल रहा है। इस बार 15,000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और मुझे 15,000 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ने इसमें भाग लिया। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 12 नए नेशनल रिकॉर्ड बने और 12 में से 11 लड़कियों ने बनाए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अधिकतर देखा जाता था कभी कोई मंत्री बने या कोई अधिकारी आए, वो ज्यादातर पोस्ट ऐसी बनाते हैं कि किसी अधिकारी को लगाना है, किसी एमटीएस को लगाना है, क्लर्क, पियोन, ऐसे लोगों को लगाना है ताकि उनकी खिदमत होती है। मैंने आते ही 2 दशक यानी 15 साल पुरानी मांग कि कार्डियल रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, पोस्ट सरेंडर करनी है और कोचेस की भर्ती करनी है और साइंटिफिक कार्डियल को बढ़ाना है, उस दिशा में मैंने आते ही अनुमति दे दी और पिछले कुछ महीनों में मैं 400 नए कोचेस को रखने का काम किया है, जो अपने आप में एक पहली बार इतने कम समय में चंद महीनों के अंदर 400 नए कोच भी रखे और साइंटिफिक कैडर को बढ़ाने का काम भी हमने पूरा कर दिया। मतलब जो हमारे चैंपियंस खेल जीत कर आते हैं वो हमारे युवाओं से मिले, उनको स्कूल में भेजने की बात की। पीयूषी से मेरा बहुत देर पहले से एक बात चलती थी कि देश भर में लाखों ऐसे पोस्ट हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जो खाली पड़ी। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल और फिजिकल एजुकेशन टीचर को रखने को जल्दी राजी नहीं होता। आखिरकार फिजिकल एजुकेशन टीचर की अगर स्किल्स को और बढ़ा दिया जाए और उनको 1-2 खेलों की जानकारी और दे दी जाए तो उनका स्तर भी थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएगा। बेसिक के साथ साथ उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देने का काम भी होगा। आपदा के समय, कोविड-19 पैंडेमिक के समय मैंने ई खेल पाठशाला की शुरुआत और ऑनलाइन ट्रेनिंग उनकी हमने शुरू कर दी। हमने हजारों ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ना केवल ऑनलाइन ट्रेनिंग दी बल्कि किसी एक खेल की उनको पूरी जानकारी और कोच एक लेवल तक का बनाने का उनको प्रयास किया ताकि वो अपने स्कूल में उस गेम को लेकर बच्चों को जागरूक भी कर सकें, कोचिंग भी कर सकें। और मेरा प्रयास है कि इस अगले 1 साल के अंदर हम लाखों फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ई खेल पाठशाला के माध्यम से ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अलग अलग खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकें और देश भर में लाखों स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग भी दे सकें, हम उसको भी आगे बढ़ाएं।